हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड भी काफ़ी अहम है। मेरी कोशिश होती है कि आप तक वो ख़बरें पहुंचाऊं जो आपको कोई नहीं दे रहा। अमेरिका और इजराइल के फ़ंड से चलने वाला मीडिया और सरकारों को खुश करने वाला मीडिया आप तक ये ख़बरें नहीं पहुंचाएगा। मिडिल ईस्ट की ख़बरें आप तक इसलिए भी ज़्यादा पहुंचाता हूं कि दुश्मन ताकतें इसी इलाके के देशों के नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्ज़ा करने और वहाँ की सरकारों को अपना ग़ुलाम बनाकर सारे फ़ैसले अपने फ़ायदे में कराने की साजिशें करती रहती हैं। लेकिन जब से 1979 के ईरान के इनकलाब से प्रेरित होकर दूसरे देशों में भी इन साजिशों से होशियार हो रहे हैं, तब से अमेरिका और यूरोपीय देशों के पांव उखड़ रहे हैं। इस एपिसोड में दो ऐसी खबरें आप तक पहुंचा रहा हूं जिसमें बदलते हालात साफ नज़र आ रहे हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो की खबर आप तक फ़ौरन पहुंच सके। साथ ही अगर आपको लगे कि खबर सच्ची और अच्छी है तो अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। पहली खबर यह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति के मुंह से आखिरकार वो सच्चाई निकल गई जिसे वो अभी तक छुपाते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दुनिया पर पश्चिम की मोनोपोली का दौर ख़त्म हो चुका है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने G7 की बैठक के एक दिन बाद कहा कि अब वक्त आ गया है कि यूरोप दुनिया में नए युद्ध यानी नई जंग के झंझट में फंसने से बचने के लिए पूरी कोशिश करे। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि यूरोप रूस के साथ अपने रिश्तों पर फिर से गौर करे। अब हम इससे ज़्यादा रूस को यूरोप से दूर नहीं रख सकते, क्योंकि जो कुछ हुआ वो एक बड़ी रणनीतिक गलती थी। आपको मैं बता दूं कि पिछली कई दहाइयों से अमेरिका ने यूरोप के देशों को अपने गठबंधन में रखकर रूस को उनका दुश्मन बताता रहा है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो भी उसने रूस के खिलाफ बनाया था, लेकिन जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं और सभी नाटो देशों पर रक्षा के लिए और ज़्यादा खर्च देने का दबाव बना रहे हैं, तभी से यूरोप के देशों में अमेरिका से अलग तरीके से सोचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये हमें ईरान के न्यूक्लियर डील में भी अमेरिका के अलग होने के बाद यूरोप के देशों का अलग रुख रहा है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये डील बचे और ईरान से उनका कारोबार चलता रहे। ये डोनाल्ड ट्रंप का जो तरीक़ा है अपने फ़ैसले करने का और अपने फ़ैसले दूसरों पर भी लादने का, उससे यूरोप अब बचना चाह रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांसीसी राजदूतों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया की इकोनॉमिक हालत ऐतिहासिक तौर पर जैसा कि कभी पहले नहीं हुआ गिर चुकी है और पहले से अधिक बजट पर सेंट्रलाइज्ड हो गई है, और इससे दुनिया की व्यवस्था को अनस्टेबल यानी अस्थिर कर दिया है। मैं आपको बताऊं कि साल में एक बार सभी देशों का ये तरीक़ा है कि अपने जो विदेशों में एम्बेसडर्स या हाई कमिश्नर्स होते हैं उनको अपनी राजधानी में बुला करके अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं, सरकार की जो पॉलिसी है वो समझाई जाती हैं, और फ्रांस के राष्ट्रपति का अपने एम्बेसडर्स से ये बात कहना बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अहम है। आपको याद दिलाता चलूँ कि फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों विश्व नेता के तौर पर उभरे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस के मुताबिक वे यूरोप में भारत के सबसे प्रभावी रणनीतिक साझेदार होने से लेकर ईरान क्राइसिस के हल के लिए बातचीत कराने और वर्ल्ड इकोनॉमी के मैनेजमेंट के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों एक वर्ल्ड लीडरशिप की खूबियां जाहिर कर रहे हैं। G7 समिट के एक दिन बाद ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि अब हम दुनिया पर वेस्ट की मोनोपोली के खात्मे के दौर से गुजर रहे हैं और ये सब वेस्टर्न कंट्रीज़ की गलतियों का नतीजा है। उन्होंने ये बात भी साफ कही कि ये चिंताएं अमेरिका की व्यापारिक नीतियों और चीन के साथ अमेरिका के तनाव के बाद पैदा हुई हैं।
उन्होंने ये साफ इशारा दे दिया कि ट्रंप की पॉलिसी की वजह से ये हालत पैदा हुई है। दूसरी तरफ अमेरिका की हालत पतली होती हुई नजर आ रही है। यमन जंग में 2015 से अब तक सऊदी अरब को हर तरह की सैनिक और आर्थिक यानी मिलिट्री और फाइनेंशियल मदद देने वाला अमेरिका अब यमन में हार मानते हुए यमन के हूथियों से बात करने की तैयारी कर रहा है। ये खबर अमेरिका के बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी है। अमेरिका के इस फैसले पर उन लोगों को कोई सरप्राइज नहीं हुआ जो यमन जंग को नज़दीक से देख रहे हैं। जिस तरह से यमन के हूथी अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर ड्रोन और मिसाइल से हमले तेज़ किए हैं और अमेरिका का पेट्रियट डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया है, उसके बाद अमेरिका और सऊदी अरब का यही हाल होना था। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि सऊदी अरब के अलावा हर किसी की समझ में आ चुका है कि ये जंग जीतना सऊदी गठबंधन के बस की बात नहीं है। 26 मार्च 2015 को सऊदी अरब ने एक अलायंस बनाकर ये जंग शुरू की थी और अंदाज़ा ये लगाया गया था कि कुछ दिनों, कुछ हफ्तों या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ महीनों में यमन की जंग जीत ली जाएगी। लेकिन अंजाम सारी दुनिया के सामने है। युद्ध तो सऊदी अरब नहीं जीत पाया। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि यमन में बेगुनाह नागरिक दसियों हज़ार की तादाद में मारे गए, लेकिन साथ ही यमन की हूथी कंट्रोल वाली सेना और अंसारुल्लाह के जवाबी हमलों से सऊदी अरब हिलकर रह गया है। यमन के मिसाइल और ड्रोन साउथ और वेस्ट सऊदी अरब के हवाई अड्डों और फौजी छावनियों को निशाना बनाने के साथ साथ राजधानी रियाज तक पहुंच रहे हैं। 2 दिन पहले ही यमन के भारी ड्रोन हमलों से रियाज दहल उठा था। सऊदी अरब में चूँकि तानाशाही है और सारे अधिकार वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के हाथ में है और यमन जंग का आइडिया उन्हीं के दिमाग की उपज है, जिसे वो अपने दौर की एक बड़ी कामयाबी बनाकर पेश करना चाहते थे। इसलिए वो जंग को हर हाल में जारी रखना चाहते हैं और ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि यमन जंग उनका अलायंस हार चुका है। केवल जंग ही नहीं हारा है, बल्कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात अपनी सुरक्षा भी दांव पर लगा चुके हैं। अब तक हुए हमलों से ये बात साबित हो चुकी है। इस जंग का इल्ज़ाम सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान पर लगाना भी दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि सच यह है कि सऊदी अरब जिस अलायंस की आड़ में छिपकर यमन जंग जीतना चाहता है वो अलायंस टूट चुका है। कतर तो पहले ही इस अलायंस से निकल गया, जबकि इमारात और सऊदी अरब इस वक्त यमन में एक दूसरे से प्रॉक्सी जंग में बिजी हैं और उनके ज़रिए हिमायत याफ्ता संगठन एक दूसरे को मारकर और हराकर जीत का जश्न मना रहे हैं। यमन जंग में बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका को भी हुआ है। उसके ज़रिए दिया गया पेट्रियट मिसाइल सिस्टम सऊदी अरब में पूरी तरह फेल हो गया है, क्योंकि ये सिस्टम यमन से सऊदी अरब की वायु सीमा में प्रवेश करके और बहुत अंदर तक जाकर हमला करने वाले यमनी ड्रोन और मिसाइलों को रोक पाने में नाकाम हो गया है। अमेरिका ने पहले तो ये जाहिर करने की कोशिश की थी कि सऊदी अरब के एयर डिफेंस एक्सपर्ट्स इस सिस्टम को ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और अमेरिका ने अपने एक्सपर्ट्स की टीम भेजी, लेकिन यमन से सऊदी अरब पर होने वाले हमलों को रोका नहीं जा सका। इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम की मांग सारी दुनिया में कम हो गई है, जो अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा झटका है। आपको याद दिलाता चलूँ कि हाल ही में ईरान के ज़रिए अमेरिकी ड्रोन ग्लोबल हॉक खाड़ी में गिराए जाने के बाद भारत भी उसे खरीदने में पीछे हट रहा है। हकीकत यह है कि हाल की घटनाओं से और ख़ास तौर से सऊदी अरब में हूथी के ड्रोन हमले और इजराइल में हमास के ड्रोन के कामयाब हमलों से अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम यानी अमेरिका का पेट्रियट और इजराइल का आयरन डोम सब नाकाम हो गए और उनकी दुनिया भर में मार्केट ख़राब हो गई है। इन हालात में यमन के हूथी अंसारुल्लाह से सीधी बातचीत की अमेरिका की कोशिश एक तो सऊदी अरब को सख्त मैसेज है कि वाशिंगटन सऊदी अरब के जुनून को ज़्यादा दिनों तक समर्थन नहीं कर सकता, साथ ही यमन में अपनी हार मानना भी इसे समझा जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि ये अमेरिका की हार का दौर है। वो कभी सीरिया में हारता है, कभी इराक़ में हारता है, कभी अफ़गानिस्तान में हारता है और कभी यमन में। ये सूची, ये जो लिस्ट है, ये लगातार
लंबी होती जा रही है। अमेरिका के साथ ही उसके वो दोस्त मुल्क भी अपनी जंग हार रहे हैं जो अमेरिकी सपोर्ट को अपनी जीत की गारंटी समझते थे। अमेरिका का ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जबकि हाल ही में जब मंगलवार को मिली रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी राजधानी रियाद पर हुती ड्रोन का बड़ा हमला हुआ है, जिसके नतीजे में अफरा तफरी फैल गई। इस हमले में राजधानी रियाद में एक फौजी छावनी भी तबाह होने की खबर है। यमनी सेना के ड्रोन सम्माद 3 ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक अहम सैनिक अड्डे पर बड़ा हमला किया है। यमनी सेना के स्पोक्सपर्सन याह्या सरी ने मंगलवार को इस हमले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हुती सेना के ड्रोन विमानों का ये हमला सऊदी अरब को ये मैसेज देने के लिए भी किया गया है कि अब सऊदी अरब के अंदर हुती सेना के ड्रोन के हमले का दायरा बढ़ता जाएगा। हुती अंसारुल्लाह के राजनीतिक कार्यालय के सदस्य मोहम्मद अल बुखैती ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर यमनी ड्रोन विमानों के हमले के बारे में कहा कि जब तक यमन पर हमलावर गठबंधन के हमले बंद नहीं होते और यमन का घेराव ख़त्म नहीं हो जाता, उस वक्त तक ड्रोन और मिसाइलों के हमले जारी रहेंगे। इनमें तेज़ी आती जाएगी और इनका दायरा भी बढ़ता जाएगा। देखा आपने, अब यूरोप और अमेरिका का क्या हाल हो रहा है। सिर्फ एक मुल्क पांव जमाकर खड़ा हुआ और उसका असर इलाके के दूसरे देशों में भी बढ़ा और अब आने वाले वक्त में वो दिन भी दूर नहीं जब खाड़ी से अमेरिका वापस जाने के बारे में सोचने लगेगा। जिस तरह से फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने ये माना है कि अब वेस्टर्न कंट्रीज़ का दौर ख़त्म हो चुका है और जिस तरह से लगभग 4.5 साल सऊदी अरब को पूरी मदद देने के बाद अमेरिका यमन के हूथी से बात करने की कोशिश कर रहा है, उससे यही जाहिर और साबित हो रहा है कि सुपर पावर घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।